नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो जैसे मेरा पूरा विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इन्हीं प्रश्नों में से आने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा है, यानी कि पिछले वीडियो में जिसमें कि हमने सॉल्यूशन के साथ में 15 बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अपडेट किए थे, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर आप तक उसने आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मैं आपको देता हूं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देता हूं, ताकि आप उन क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज कर लें। उसका पीडीएफ भी रहेगा, ये कंबाइंड पीडीएफ जिसमें सॉल्यूशन भी है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। और दोस्तों, अगर आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम से संबंधित कोई कंसर्न है, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, आपको नोट्स की ज़रूरत है, जी हाँ, नोट्स की ज़रूरत है, लेकिन आप सबको बताता हूँ एक मामूली शुल्क के साथ पेड नोट्स अवेलेबल है, तो आप नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी की भूमिका बताएं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग शैक्षिक तकनीकी की बात करते हैं, ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप इसको टीचर के कॉन्सेप्ट में, स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट में, क्लासरूम को एफिशिएंट बनाने यानी कि प्रभावशाली बनाने के कंसेप्ट में इसको समझा सकते हैं। साथ ही साथ इसको एंटरटेनिंग बनाने में किस तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मदद करता है। एक्सेस यानी कि शिक्षा की जो पहुंच है दूर दूर तक, विश्व के कोने कोने तक किस तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया वो बता सकते हैं। ये इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करता है। देखिए, अब क्या है, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, पीडीएफ, पीपीटी, जो भी अलग अलग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के तरीके हैं, इनकी मदद से आप जो हैं अपनी गति से, अपनी स्पीड से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो कहीं नहीं, पर्सनलाइज लर्निंग को, ओपन एजुकेशन को, डिस्टेंस एजुकेशन को भी प्रमोट करता है। साथ ही साथ बहुत सारे रिसोर्सेज को, एजुकेशनल रिसोर्सेज को, रिसर्च के रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसमें, ठीक है। आप क्लासरूम में किस तरह से, आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। टीचर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर लिखने, स्टूडेंट को किस तरह से बेनिफिट मिलता है वो लिखना है, किस तरह से एजुकेशन का जो प्रारूप है उसको बदल दिया है। अब सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से नहीं, यानी कि सिर्फ स्कूल, कॉलेज या विद्यालय में जाकर ही आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। अभी आप ऑनलाइन, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वर्चुअल क्लासेस, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, अलग अलग तरीक़ों से, वेबिनार के माध्यम से भी अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट्स को आपको अपने क्वेश्चन में हाईलाइट करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। डिस्कस द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन ब्रीफ। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रकारों की संक्षेप में चर्चा। मतलब ये बोला कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है कि जो हम शिक्षा देते हैं उसमें अगर हम कुछ तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल, कुछ वैज्ञानिक तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो अब नॉर्मल क्लासरूम में अगर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करें, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें, आप जो है ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करें, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करें, चार्ट भी जो होता है आपका, ये मॉडल भी जो होते हैं, ये सब चीज़ें जो साइमुलेशन होते हैं, क्विजेस होते हैं, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो आपको इन सारी चीज़ों को बताना है। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इस प्रश्न के हिसाब से, जो हमारा सामने प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ। आपके क्वेश्चन को ना कुछ लिखना भी आपको जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उसके हिसाब से। हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए। तो आइए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ में शेयर कर देता हूं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आइए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं हम, जैसे कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो हम नॉर्मली आमतौर पर जो टेक्नोलॉजी के अलग अलग प्रारूप है उसमें कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का, तो जैसे कि वीडियो हो गया आपका, एनिमेशन हो गया, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन जैसे कि पीपीटीज वगैरह की मदद से हम लोग क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। तो ये सब आईसीटी के नए नए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये क्या करता है कि एजुकेशनल कंटेंट जो होते हैं, जैसे कि क्विज हो गया, टेस्ट हो गया, या जो आपने पढ़ाया है उसको मैनेज करने का, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में देकर
क्विज के फॉर्म में देकर आपने क्या सीखा उसका असेसमेंट करने में, और स्टूडेंट के प्रोग्रेस को, जो भी लर्निंग कर रहा है स्टूडेंट, उसके प्रोग्रेस को ट्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा मोबाइल डिवाइसेस, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल डिवाइसेस भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के टाइप्स में आते हैं। मोबाइल से आजकल स्मार्टफोन, टैबलेट से आप जो है कहीं भी कभी भी कुछ भी जो है, जैसे कि ई बुक्स हो गए, आपके मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट हो गए, पीपीटी हो गया, वर्ड हो गया, बहुत सारे GIF फाइल्स होते हैं, तो आप वीडियोस होते हैं, इन सबको डाउनलोड करके भी जो है अपनी एजुकेशन कर सकते हैं पूरी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के टाइप्स। वर्चुअल रियलिटी, देखिए ये आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही नायाब उदाहरण है, जिसकी मदद से शिक्षा में काफ़ी आसानी हो गई है। AR टेक्नोलॉजी का VR या जिनको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, और VR जिनको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, इनसे क्या होता है कि स्टूडेंट को ना बिल्कुल अपने आसपास का जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कुछ एनिमेशन या वीडियो जो है आपको देखने को मिलता है, और वो कुछ इतना इंटरटेनिंग, इतना अच्छा, इतना रियल लगता है कि आप उस विषय को बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझ पाते हो। इसके अलावा गेम्स के फॉर्म में भी, जैसे कि छोटे बच्चों को आपने देखा मैच दी फॉलोइंग करते हैं, एनिमल का नाम उसके फ़ोटो के साथ मैचिंग करना, या बड़े बच्चे हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको मैच करना, उससे रिलेटेड क्विज करना। तो गेम के फॉर्म में भी एजुकेशन आजकल आपके पास में उपलब्ध है। बहुत सारे ऐप्स हैं जहां आप जाइए, स्टूडेंट से रिलेटेड ऐप्स होंगे जहां कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज होंगे, बोनस मिलता है आपको, आप लर्निंग करते हैं, आप विनर बनते हो। तो एंटरटेनमेंट के फॉर्म में भी आप एजुकेशन को लेते हैं। एडप्टिव लर्निंग, एडप्टिव लर्निंग को समझिएगा कि जो आपकी लर्निंग का प्रोसेस है उसे आप जो है अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो टाइप्स एडप्टिव लर्निंग क्या होते हैं, दिस सिस्टम यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पर्सनलाइज ग्रोथ एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एडप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो कि लर्नर की स्पीड, उसके नॉलेज, उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से जो है कंटेंट को उसके सामने प्रेजेंट करती है। इसके अलावा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर भी आप जो है लोगों के साथ में डिस्कशन फोरम में शेयर कर सकते हैं, अपने कंसर्न, अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो बहुत कुछ जो है आप कर सकते हैं। साइमुलेशन एंड वर्चुअल लैबोरेटरी, आजकल ऑनलाइन जो है बहुत सारे वर्चुअल लैबोरेटरी हैं जहाँ के आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कैसे बना सकते हैं, कैड कैम, ये सब क्या है, वर्चुअल लैब्स हैं। इसी तरह से केमिकल रिएक्शन कैसे सीख सकते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आपको वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ की आप जो चीज़ें वास्तव में है नहीं, लेकिन उनको आप जो है इमेज, गेम्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं और आप उस विषय के बारे में सीख सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये है हमारे टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। डिस्क्राइब द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न, यानी कि उपग्रह दूरदर्शन प्रयोग के महत्व एवं उद्देश्य के बारे में लिखिए। तो आइए इस क्वेश्चन को या इससे रिलेटेड जो भी आगे हम लोग क्वेश्चन देखने वाली है सब हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में पहले से पड़े हैं। तो आइए मैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूँ, साथ ही साथ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ ही साथ वो आपके आई बटन में भी होगा, जहाँ से कि आपसे डायरेक्टली एक्सेस करके इन सारे क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप आ गए हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। अब कैसे आना होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप हमारे चैनल पर आइए, वहाँ पर आपको जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट में आइए, और प्लेलिस्ट से आप जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आपके जो भी सब्जेक्ट, आप देखिए हर एक सब्जेक्ट, बायोलॉजिकल साइंस हो, सेकंड सेमेस्टर के जो भी चीज़ें, पेडागोजी की बात करें हमने, नॉलेज करिकुलम की, सोशल साइंस की, या जो भी सब्जेक्ट आपको आगे भी पढ़ने हैं, वो सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सेपरेटली बनी। तो खैर आपको देखना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और अब आके आप बढ़ जाएंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर दें, आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने आपके लिए जो अपडेट किए आप देख सकते हो। मीनिंग ऑफ ICT, ठीक है, डिफाइन ICT एंड यूजेस, इसके अलावा शैक्षिक तकनीक, एजुकेशन, बहुत ब्रीफ जो लेंदी वीडियोस है आप उन्हें ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर वगैरह सब मिलेंगे। आप देखिए अनुभव और ज्ञान का निर्माण, तो वो सारे क्वेश्चन, इवन MSDU का भी जो पेपर है वो भी आपके लिए काम के हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है दोस्तों। तो आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन देखिए, प्रदर्शन विधि, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर, जो भी है क्वेश्चन आपके, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो आपके लिए यहाँ पर
सब सॉल्यूशन के फॉर्मेट में दिया गया है। आप इनको ज़रूर देखिए ताकि आपको जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो वो ना हो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। तो उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा कि आपको कहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। तो खैर मैं आपको कुछ पॉइंट साथ में बताता भी चलता हूँ। इम्पोर्टेंस और एम क्या है सैटेलाइट टेलीविज़न का। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंस है कि सैटेलाइट टेलीविज़न से जो कवरेज है, यानी कि जो शिक्षा के स्रोत है, चाहे जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली में क्लासेस चल रही, तो दिल्ली में जो क्लासेस चल रही हैं या लंदन में क्लासेस चल रही है, वाशिंगटन डीसी में क्लासेस चल रही, सिंगापुर में क्लासेस चल रही, विश्व के किसी भी कोने में अगर कहीं कोई क्लास चल रही है और उसे दूर तक बच्चों को पहुंचाना है, तो दूरदर्शन जैसे जो सैटेलाइट टेलीविज़न होते हैं, इनकी मदद से छात्रों के घर घर तक पहुँचाया जा सकता है। तो सबसे प्रमुख जो इम्पोर्टेंस है कि एजुकेशनल जो टेलीविज़न होते हैं, जैसे कि भारत में दूरदर्शन के माध्यम से कृषि दर्शन, विज्ञान दर्शन, शिक्षा दर्शन जैसे चैनल चलाए जाते थे, जहाँ की अनुभवी प्रोफेसर्स आकर अपने विषय के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो इससे होता यह है कि शिक्षा का जो प्रसार है देश के कोने कोने तक हो सकता है। ऐसा वर्ग जो कि शिक्षा के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, जिनको किसी भी कारणवश जो है अपने एजुकेशन को बीच में रोकना पड़ा है, जिसमें कि आपके वयस्क हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हो सकते हैं, देश के दूर दराज वाले हिस्सों में जहाँ की स्कूल का कभी प्रॉपर कोई प्रावधान नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ऐसे स्थानों में भी टेलीविज़न के माध्यम से जुड़कर शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है, लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो ये इसका महत्व एम है यही कि देश के कोने कोने को जोड़ा जाए शिक्षा के मुख्य धारा से। देश के हर एक कोने में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, देश में एक कोने को दूसरे कोने के बारे में जानकारी हो। तो दूरदर्शन जैसे सैटेलाइट टेलीविज़न के माध्यम से अब देश का या विश्व का हर एक व्यक्ति विश्व भर में हो रही घटनाओं से, हो रही जो भी बदलाव है, उससे परिचित रहता है। तो इस तरह से आपको करके लिखना है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी अपडेट कर दूंगा। वैसे चैनल पे हमारे है डिफाइन मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ विथ एग्जांपल। मल्टी सेंसरी यानी कि बहुसंवेदी निर्देशन को परिभाषित करें, उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन करें। देखिए, बहु अनुदेशन का मतलब होता है मल्टी सेंसरी। तो आपने अगर एडगर डेल कोन पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि लर्निंग की प्रक्रिया में सिर्फ हमारे एक ही इंद्रियां काम नहीं करती। जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप आँखों से देख रहे होते हैं, कानों से सुन रहे होते हैं, दिमाग में आपका पुराना अनुभव जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसको प्रोसेस कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से भी जुड़े होते हैं। आपके हाथ यानी कि मोटर स्किल्स का आप इस्तेमाल करते हैं, हाथ से आप लिख रहे होते हैं, तो आपके मल्टी सेंसरी ऑर्गन जो है काम कर रहे होते हैं। तो एजुकेशन भी क्या है, मल्टी सेंसरी प्रोसेस है। जब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो टीचर अगर एक स्किल्ड टीचर है तो उन्हें पता है कि टीचिंग करते वक्त उन्हें मल्टी सेंसरी यानी कि बहुसंवेदी निर्देशन की प्रक्रिया का पालन करना है। जैसे कि टीचिंग कुछ इस तरह से हो जिससे कि आप देखें तो आपको मज़ा आए, यानी कि जो सामने दिखे, जो एग्जाम्पल हो, जो वर्ड्स हों वो देखने में इतने अच्छे हों, पढ़ने में लायक हो, एग्जाम्पल देख के आपको अच्छा लगे। सुनने यानी कि जो आप बता रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं उसे सुनकर स्टूडेंट को अच्छा लगे, उसको समझने में सरलता हो। जिस विषय के बारे में बात बता रहे हैं आप, उसे वो छात्र बेहतर तरीके से समझ पाए, आपसे प्रश्न पूछ पाए, अपनी जिज्ञासा के संबंध में आपको अपनी बातें बता पाए, टॉपिक पर चिंतन करे। तो मतलब टीचिंग करते वक्त हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारा शिक्षण करने का तरीका, उसमें हम बहु इंद्रिय संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए करें। मतलब कि आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि बच्चे की आँख, कान, हाथ, पैर, मतलब सभी इंद्रियां सक्रिय हों, एक्टिव हों, ताकि वो पूरे एक्टिविटी के साथ में, पूरे मनोरंजन के साथ में, पूरी क्षमता के साथ, पूरे प्रोत्साहन के साथ में आपके द्वारा पढ़ाई जा रही चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखें। इसका लाभ ये मिलता है कि जब बच्चा पूरी तरह से संलग्न होकर, एक्टिव होकर आपकी क्लासेस में स्टडी करता है, लर्निंग करता है, तो उसकी जो पढ़ाई की प्रक्रिया होती है वो सक्रिय होती है, और जो अधिगम हो रहा होता है, जो लर्निंग हो रही होती है, वो एक्टिव होती है। एक्टिव लर्निंग से जो कॉन्सेप्ट आप बताते हैं वो बच्चा अच्छे से समझ पाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है, अगर बच्चे को जो है पौधे के विकास के बारे में आप बताते हैं, तो अगर मैं ये इमेज दिखा दूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लांट, ठीक है, मैंने एक इमेज बना दी, प्लांट बना दिया, मैं इसका एक वीडियो चला देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका वीडियो चला दूँ, अब ये वीडियो चल गया, इसके साथ में आपको साउंड भी आ रहा है, ठीक है,
साउंड भी आ रहा है, अब साउंड भी आ जाए, ठीक है, और नोट्स भी बनाने को मैं बोल दूं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इमेज को देखकर बच्चे एक्टिव रहेंगे, वो समझ पाएंगे ठीक है आज हम प्लांट की ग्रोथ के बारे में यानी कि पौधों के विकास के संबंध में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा जो है आपका दृष्टि के संबंध में वो एक्टिव है। प्लांट का इमेज देखकर या एक छोटा सा पौधा ही आप ले आइए, उसके सामने रख दीजिए बोर्ड के सामने या सामने बीच में क्लास में, से सारे बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे एक्टिवली उसको देखेंगे तो इंगेज रहेंगे। इसके साथ आप कुछ न कुछ लगातार उनको बता रहे हो, यानी कि ध्वनि के माध्यम से, साउंड के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से बच्चों के साथ में आप जुड़े हैं, उनसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो क्वेश्चन पूछकर बच्चों को उनको खड़ा करके, उनकी तारीफ़ करके, उनसे कुछ प्रश्न पूछ के, उनसे उनके बारे में जो विषय आप पढ़ा रहे, जैसे कि पौधे का विकास कैसे होता है, इससे संबंध में बच्चों से आप प्रश्न पूछ लीजिए बीच बीच में। इससे क्या होगा, बच्चे एक्टिव रहते हैं क्लास में। तो बहु इंद्रिय अनुदेशन का मतलब होता है, अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन देने का, यानी कि टीचिंग करने का वो तरीका जिसमें कि आप बच्चों की यानी कि लर्नर की हर एक इंद्रियों को एक्टिव रखने का प्रयास करते हैं, यानी कि आँख कान नाक बोलते हैं ना कि सब खुला रहे, इस तरह से टीचिंग करना। आप बीच बीच में प्रश्न पूछ लीजिए, बच्चा सतर्क रहेगा। बच्चे को अच्छे ड्राइंग, अच्छी इमेजेस दिखाइए, बच्चा एक्टिव रहेगा। प्लांट ला के रख दीजिए क्लास में, बच्चा एक्टिव रहेगा। तो बहु इंद्रिय अनुदेशन मतलब बच्चे के हर एक इंद्रियों को सक्रिय रूप से आपको इन्वॉल्व करना है अधिगम के यानी कि लर्निंग के प्रोसेस में। डिस्क्राइब द यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की खासियत यह है कि ये शिक्षण के प्रारूप को नहीं बदलता, शिक्षा जिस तरह से दी जा रही थी उसके रूप को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। तो मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का, ऑडियो वीडियो, जो भी नवीनतम जो अभी खोज हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको शिक्षा में जोड़कर शिक्षा को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। यूजेस क्लासरूम में हो सकती है, ऑनलाइन लर्निंग के लिए हो सकती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हो सकती है। अगर यूजेस में आपको लिखना है या आजीवन आप पढ़ सकते हैं, अपनी गति से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। शिक्षा को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने में यानी कि शिक्षक के लिए काफ़ी सहयोगी है कि शिक्षक जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मदद से जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहा है उसे और ज़्यादा अफेक्टिव तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से, दोनों बातें, अफेक्टिव मतलब जिससे कि बच्चों को अच्छा लगे, इफ़ेक्टिव मतलब प्रभावशाली तरीके से बच्चों को वो बता सकता है। स्टूडेंट्स भी जो है पीपीटी, पीडीएफ, वीडियोस, ये सारी चीज़ें जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जब चाहें जहाँ चाहें अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। तो एनीवेयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी ये पूरा करता है। इसके अलावा टीचर्स की ट्रेनिंग हो, स्टूडेंट्स का असेसमेंट हो, कंटिन्यूअस असेसमेंट हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, बच्चों के रिजल्ट ऑनलाइन टेस्ट लेने के बाद तुरंत आ जाते हैं, जिससे बहुत सारा टाइम और समय बचता है। क्वेश्चन बैंक को पीडीएफ के फॉर्मेट में आप बना लीजिए, जिसको कि बार बार आप यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, टाइम पैसा दोनों ही बचता है। तो इस तरह से आपको बताना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आप वर्चुअल लैब्स दे सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों की लर्निंग स्पीड अच्छी नहीं है या फिर थोड़े से स्पीड कम है, उनको आप उनकी स्पीड से लर्निंग करने में भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट हम फुलफ़िल कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो इस तरह से आपको लिखना है। थ्रो लाइट ऑन द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डाली। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इसके मेन प्रिंसिपल की बात बोली तो सबसे पहले आपको ध्यान है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाएंगे ये पहले से फिक्स होता है, उसका फिक्स प्लान होता है, आपको स्ट्रक्चर पहले से पता है, यानी बोलते हैं ना यूनिट प्लान। तो आपको पता है कि आप यूनिट 1 में क्या पढ़ाओगे, यूनिट 2 में क्या पढ़ाओगे, यूनिट 3 में क्या पढ़ाओगे और लास्ट में फाइनल जो है आप क्या पढ़ाओगे। तो एक स्टेप पढ़ने के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और फिर फाइनल स्टेप में बच्चा जाता है। मेन प्रिंसिपल क्या है, कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल। यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स में कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है, एक स्टेप को क्लियर करने के बाद ही बच्चा दूसरे स्टेप में जाता है। तो ये लर्निंग होती है, इस बात पर जोर देती है कि जब तक आप एक विषय में या एक चीज़ के ऊपर आप महारत हासिल नहीं कर लेते, आप अगले विषय में नहीं जाइए। इसका कॉन्सेप्ट जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, उन्होंने B.F. स्किनर ने 1950 में दिया था और उनका मत ये था, उनका विचार ये था कि अगर छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर कोई जानकारी बच्चों को या अधिगमकर्ता को, लर्नर को दी जाए तो वो चीज़ों को सीखते हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे
हिस्सों को सीखने के बाद अगर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, अगर उन्हें समान रूप से उनको प्रोत्साहित करके उनका संवर्धन किया जाए, उनको उनके क्लासरूम में तारीफ़ की जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं और आगे आने वाले चरणों में जो भी उन्हें चीज़ें सीखनी है उसके लिए वो और ज़्यादा प्रोत्साहित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन इन ब्रीफ। शिक्षा में कंप्यूटर की भूमिका आप लिख सकते हैं इसको आराम से। मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई कंप्यूटर के इस्तेमाल से जो है आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आप क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, आप असेसमेंट जल्दी कर सकते हो, आप अपने नोट्स बना सकते हो, आप जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरनेट जो कंप्यूटर से ही चला सकते हो आप, तो इंटरनेट की मदद से आप विश्व भर में जो भी विषय है गूगल कर सकते हो, विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हो, आप बीएड एग्ज़ाम बाय अजीत चैनल में जा सकते हो और यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट पढ़ सकते हो। तो कंप्यूटर आपको एक ऐसे माध्यम के रूप में आपको मदद करेगा जिससे कि आप पूरी दुनिया के ज्ञान के स्रोतों से जुड़ सकते हो और आप अपने एजुकेशन को बेहतर बना सकते हो। ये शिक्षक के लिए, स्टूडेंट के लिए, सबके लिए लाभदायक है। कुछ इस तरह से इसको लिखना है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग, एलुसिडेट इट्स इंपॉर्टेंट। देखिए माइक्रो टीचिंग क्या है, टीचर्स ट्रेनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी टीचर अभी इन सर्विस नहीं है, यानी कि प्री सर्विस में जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है अभी तक, वो ट्रेन हो, जैसे बीएड एमएड के आप लोग टीचर हैं, हम लोग टीचर हैं, तो जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है इनकी बात कर रहे हैं। तो या फिर एक टीचर जो कि माफ़ करिएगा, एक टीचर, थोड़ा बारिश हो रहा है, जुकाम हो गया, तो एक टीचर जो कि अभी पढ़ाना प्रारंभ करने वाला है उसको एक वास्तविक क्लासरूम का वातावरण देना, वास्तविक क्लास के लिए तैयार करना, उसमें अंदर क्लासरूम को लेकर जो झिझक होती है, जो डर होता है, जो आत्मविश्वास लाना है, उन सारी चीज़ों के लिए जो है माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। माइक्रो टीचिंग में मुख्य रूप से कुछ निर्धारित समय में कुछ निर्धारित लोगों के लिए और निर्धारित तरीके से जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अगर भारतीय संदर्भ में बात करें, जो एनसीईआरटी ने माइक्रो टीचिंग का मॉड्यूल डाउनलोड बनाया है, उसमें 36 मिनट्स का हमारा माइक्रो टीचिंग का क्लास होता है, जिसमें कि 5 स्टेप्स में जो है आपके ये 36 मिनट्स को बांटा जाता है। पहले 6 मिनट में आप देखोगे कि बच्चा जो है अपने पाठ को जो भी उसने बताया वो पढ़ाता है, फिर अगले 6 मिनट में उसको जो है फीडबैक दिया जाता है, फिर 12 मिनट का टाइम दिया जाता है तीसरे चरण में कि वो अपने जो भी फीडबैक मिली है, जो उसने पहले 6 मिनट में यहाँ पर जो पढ़ाया है और यहाँ पर जो फीडबैक मिला उसके आधार पर इसमें कुछ बदलाव करके तो इसके लिए 12 मिनट मिलता है। फिर अगले 6 मिनट वो वापस से पढ़ाता है चौथे चरण में, और आखिर में 5वें चरण में जो है फिर वो 6 मिनट के लिए पढ़ाता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो कुल 36 मिनट का हमारा माइक्रो टीचिंग का प्रक्रिया होता है। उद्देश्य ये है कि वास्तविक क्लासरूम में जिस तरह से आप पढ़ाओगे, आप 6 मिनट पढ़ाइए, अपने पाठ्य योजना वगैरह तैयार करके लाइए। क्लासरूम में अनुभवी शिक्षक, विषय के जानकार और कुछ छात्र जो कि एक छोटे से क्लासरूम का वातावरण निर्मित करते वहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, आपके शिक्षण को सुनेंगे, देखेंगे, क्लासरूम की तरह आपसे प्रश्न करेंगे, आप उनको पढ़ाएंगे। 6 मिनट पढ़ाने के बाद में अब छात्र और अनुभवी शिक्षक आपको आपके टीचिंग मेथड, आपके पढ़ाने के तरीके, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस यानी कि सबल पक्ष और वीकनेस के ऊपर आपको गाइडेंस करेंगे, आपको फीडबैक देंगे, जिससे कि आप आवश्यक बदलाव कर सकते हैं और एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो माइक्रो टीचिंग हर एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो है टीचिंग करना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग मॉडल, क्लैरिफाई इट्स इंपॉर्टेंस एंड क्लैरिफाई। तो शिक्षण प्रतिमानों से आप क्या समझते हैं? देखिए टीचिंग मॉडल क्या है। एक टीचर टीचिंग मॉडल के लिए अपने आप को भी ट्रेंड करने के लिए कि टीचिंग मॉडल्स की मदद से टीचर खुद भी अपने आप को तैयार कर सकता है कि किस प्रकार से किसी विषय को वो पढ़ाएगा, किस तरह से उसे अपने आप को तैयार, और साथ ही साथ टीचिंग मॉडल्स की मदद से टीचर समझ पाता है कि कौन सा सही तरीका है, कौन सा मॉडल जो है यानी कौन सा प्रारूप जो है जिसका उपयोग करके वो किसी विषय संबंध में या किसी विषय को जो वो पढ़ाना चाहता है उसे छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो टीचिंग मॉडल्स एक टीचर को मदद करते हैं अपने विषय को सही तरीके से छात्रों को सिखाने, पढ़ाने और समझाने में, यानी कि अनुदेशन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक आमतौर पर किसी न किसी टीचिंग मॉडल का यानी शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। डिस्क्राइब द यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड क्वालिटीज ऑफ ए टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर का महत्व और विशेषताओं का वर्णन कर। गिव द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, सहगामी
अधिगम का अर्थ बताएं। सहगामी अधिगम का अर्थ होता है कि आप जो है जब एक साथ मिलकर अधिगम कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे, ग्रुप वर्क कर रहे होते हैं, या क्लासरूम में भी जो लर्निंग होती है वो भी कहीं ना कहीं सहगामी लर्निंग। लेकिन आमतौर पर जब छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम इसे कहते हैं सहगामी लर्निंग, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर बच्चे आपस में जब काम करते हैं तो एक दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट करना, यानी कि एक दूसरे की बातों को मानना, उससे कुछ सीखना और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करना, उनका संवाद कौशल, ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं। साथ ही साथ आपसी भाईचारा भी बढ़ता है, दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है। साथ ही साथ एक टीम में रहकर एक दूसरे के साथ काम करके एक समान लक्ष्य के लिए कैसे कार्य किया जा सकता है, उसके बारे में भी वो आवश्यक गुण और कौशल सीखते हैं। यही गुण और कौशल उनके आगे आने वाले सामाजिक जीवन और व्यावसायिक जीवन में जब वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो वहाँ उन्हें ये काम आता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग कहीं ना कहीं व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये उसके अंदर सामाजिकता का विकास करता है। ये छात्रों के अंदर जो है भावी जीवन के लिए उन्हें एक नागरिक बनने के लिए, एक सामान्य नागरिक बनने के लिए, एक सामाजिक नागरिक बनने के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं, चाहे वो धैर्य की बात हो, चाहे धैर्यपूर्वक दूसरों की बातें सुनने की बात हो, या एक सही तरीके से अपना पक्ष रखने की बात हो, इस तरह के महत्वपूर्ण गुणों का विकास करने में मदद करता है। आइए चलते हैं सेक्शन सी में, यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। So what are the basic rules of programmed instruction? Discuss the advantages of it and outlook of the teacher and how it looks like and how teacher teach and taught। मतलब कि अभिक्रमित अनुदेशन की बुनियादी नियम क्या है, छात्र या शिक्षकों के दृष्टिकोण से अभिक्रमित अनुदेशन के लाभों पर विवेचना करिए। तो इसको आप लिख सकते हो। इसका क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको शाम तक जो दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश में पूरा कोशिश करूँगा। कंप्यूटर का प्रयोग कीजिए एवं शिक्षा को देखिए और शिक्षक को अलविदा करिए। उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम के गुण दोषों के बहुत लोग कहते हैं ना यार कि अब तो कंप्यूटर आ गया, टीचर की क्या ज़रूरत है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है कि अगर कंप्यूटर आ गया तो क्या सच में शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, अगर है ऐसा तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। यानी कि कंप्यूटर किस प्रकार से शिक्षक के रोल को पूरा कर रहा है और कितने हद तक पूरा कर रहा है वो बताना, और अगर नहीं कर पा रहा है तो कहाँ कहाँ कंप्यूटर जो है शिक्षक के योगदान के या शिक्षक की तरह आपको पूरी तरह से नहीं समझा पा रहा वो भी बताना। यानी गुण और दोष दोनों आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग, व्हाट इज मीन बाय वर्क एनालिसिस, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स काइंड्स एंड एलिमेंट। शिक्षण अधिगम में नियोजन से आप क्या समझते हैं, कार्य विश्लेषण से क्या तात्पर्य है, और इसके विभिन्न तत्वों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए, शिक्षण अधिगम के नियोजन का मतलब कि आप पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट सीख रहा, ये एक प्रक्रिया होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया का आप जो प्लानिंग करते हो कि आप कैसे पढ़ाओगे, किस प्रकार के क्वेश्चन का यूज़ करोगे, किस तरह के उदाहरण दोगे, किस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आप इस्तेमाल करोगे, ये सारी चीज़ें जो है शिक्षण नियोजन के अंतर्गत आते हैं। तो एक टीचर अपने क्लासरूम को पढ़ाने के लिए जो लेसन प्लान बनाता है, जो यूनिट प्लान बनाता है, ये सारी चीज़ें जो है शिक्षण अधिगम के नियोजन के अंतर्गत आती है। जो लर्निंग मटेरियल यूज़ करने वाला है, जो पेन पेंसिल यूज करना है, जो चार्ट यूज़ करने वाला, जो मॉडल यूज़ करने, जो ऑडियो विजुअल यूज़ करने वाला, वो सब चीज़ें शिक्षण नियोजन का ही हिस्सा है। इससे होता यह है कि शिक्षक इस बात को सुनिश्चित कर पाता है, इंश्योर कर पाता है कि जो भी चीज़ें वो पढ़ाने वाला है स्टूडेंट उसको किस तरह से सीख पाएगा, किस हद तक सीख पाएगा, और जब टॉपिक ख़त्म होगा तो बच्चा क्या सीख पाएगा। यानी कि प्रविष्टि व्यवहार, एंट्री बिहेवियर और अंतिम व्यवहार, टर्मिनल व्यवहार, दोनों पहले से प्लान करके उसी के हिसाब से जब हम लोग अनुदेशन करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं शिक्षण अधिगम का नियोजन। कार्य विश्लेषण से क्या तात्पर्य है, देखिए जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसका जब आप विश्लेषण करते हैं, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं उसमें आपने अलग अलग रिसोर्सेस यूज किया, टीचिंग एड्स का यूज़ किया, एग्जाम्पल्स का यूज़ किया, बच्चों से क्वेश्चन पूछे, बच्चों से असेसमेंट लिया, तो ये सारी चीज़ें आप जो करते हैं, अब जब आप इसका विश्लेषण करते हैं, आप विश्लेषण इसलिए करते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि जो कार्य किया आपने टीचिंग का, उससे बच्चों को कितना लाभ मिला, आपने जो काम किया है वो कितना प्रभावशाली था, आप अपने कार्य में किस हद तक सफल हुए, और बच्चे उस चीज़ को सीखने में कहाँ तक सफल हो पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जो है कार्य विश्लेषण के माध्यम से ही कर पाते हैं। इसके विभिन्न तत्व क्या हैं, तो आप देखिए, आप इसमें आप देख सकते हैं कि असेसमेंट करना, फीडबैक लेना, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें लिख सकते हैं। फिर वापस से अपने कार्य प्रणाली में बदलाव करना, ये कुछ प्रमुख तत्व हैं जिनको हम विस्तारपूर्वक वर्णन कर सकते
मैं आपको शाम तक जरूर इसके सॉल्यूशन दे दूंगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो विजुअल मटेरियल्स ऑफ टीचिंग, व्हाट आर इट्स एम्स एंड फंक्शन। तो आपको पता है दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है और इसके उद्देश्यों कार्य का वर्णन, ये आएगा एग्जाम में, आप जरूर इसको देखें। डिस्क्राइब बेसिक टीचिंग मॉडल एंड व्हाट इट्स इम्पोर्टेंस इन टीचिंग। बुनियादी शिक्षण प्रतिमानों की व्याख्या करते हुए शिक्षण में इसकी उपयोगिता स्पष्ट करें। देखिए, डिस्क्राइब द बेसिक टीचिंग मॉडल एंड व्हाट आर, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है यानी कि जो बेसिक टीचिंग मॉडल होता है उसको आपको यहाँ बताना है और उसके एग्जाम। डिफाइन स्टेजेस ऑफ टीचिंग इंडिविजुअल, टीचिंग के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसे आपको बताना है। डिफाइन टीचिंग मेथड बाय वाई इट्स नॉलेज इज नेसेसरी फॉर ए गुड, ठीक है। टीचिंग मेथड जो अलग अलग होते हैं, चाहे आपका एक्सप्लेनेशन हो, चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे इसके अलावा क्वेश्चनिंग हो, या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करके आपको बच्चों को पढ़ाना हो, अलग अलग टीचिंग मॉडल्स और अलग टीचिंग टेक्निक्स होते हैं। इन टीचिंग टेक्निक्स का नॉलेज होना एक किसी भी अच्छे टीचर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्लासरूम में जाते हैं वहाँ पे बच्चे जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका लर्निंग स्टाइल अलग होता है, उनका नॉलेज अलग होता है, उनका स्किल अलग होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हर एक बच्चे की सीखने की स्पीड भी अलग होती है। तो अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स आते हैं तो आप उसको टॉपिक पढ़ाते वक्त, आप उसको अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते वक्त यूज़ करेंगे। आप अलग अलग टीचिंग स्टाइल का, आप ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करेंगे, आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों को आप तारीफ़ करेंगे। ये जो अलग अलग तरीके हैं ना, इनका इस्तेमाल करके आप हर एक बच्चे तक अपनी बातें पहुँचा सकते हैं और क्लासरूम में मौजूद हर एक बच्चा आपके शिक्षण से लाभान्वित हो सकता है, उसको उससे बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो अलग अलग टीचिंग स्टाइल है किसी भी एक टीचर को कंप्लीट बनाने में, अपने सब्जेक्ट का मास्टर बनाने में, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने में, प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। तो टीचिंग स्टाइल अगर आप सीखते हैं, अलग अलग जो टीचिंग मेथड्स हैं अगर आपको ये पता है, तो आप एक सक्सेसफुल टीचर बन सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट को इफ़ेक्टिवली पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट की लर्निंग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिस्कस सिस्टम अप्रोच इन डिटेल। शिक्षा तकनीकी से आप क्या समझते हैं, एक पार्ट इसे आप लिखेंगे, और प्रणाली उपागम की विस्तृत विवेचना, ये दूसरा पार्ट। ये दो क्वेश्चन एक साथ हैं तो आपको इनको लिखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार करके जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर के साथ में आप पास भी होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।